हेलो गाइस, मैं डॉक्टर गौरव यादव ई आचार्य प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चौथा चैप्टर, यानी कि इसकी यूनिट 4 जो कि जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स जिसको हम बोलते हैं। क्लास 12 में अभी तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं क्या क्या, कौन सा सॉलिड स्टेट का चैप्टर हुआ, दूसरा सोल्यूशन चैप्टर, थर्ड जो बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये 3 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फोर्थ चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हो, ये किसके बारे में बताता है? ये केमिकल की रिएक्शंस के बारे में बताता है। केमिकल का जो केमिकल की रिएक्शन मैकेनिज्म है उसके वो रिएक्शंस कैसी होती हैं, किस ऑर्डर की होती हैं, उनकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इसके जो रिएक्शन की वेलोसिटी है बच्चों, जो यहाँ पे रिएक्टेंट हैं, रिएक्शन की वेलोसिटी है, उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। रासायनिक बलगतिकी हमें यह समझने में सहायता करती है बच्चों, समझने में किस चीज़ की हेल्प करती है कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, जो केमिकल की रिएक्शन होती हैं वो कैसे होती हैं, इसको पढ़ने की, इसको समझने की जिस चैप्टर के या जिसके अंतर्गत हम लोग करते हैं वो क्या है, केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है। तो बच्चों यहाँ पे देख ही रहे होंगे, ये आपके चैप्टर का नाम है जिसका नाम क्या है, रासायनिक बलगतिकी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रसायन स्वाभाविक रूप से परिवर्तन से संबंधित विज्ञान है बच्चों। ये परिवर्तन, चेंजेस से संबंधित विज्ञान है, यानी कि चेंज हो रहा किसमें, कुछ रिएक्टेंट्स मिले, उनका चेंज किसमें हुआ बच्चों, प्रोडक्ट में हुआ। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, एक चीज़ दूसरे चीज़ में बदल रहा है, कोई एक पार्ट है, कोई एक मैटर है, वो मैटर दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जा रहा, बदल रहा है, उसी को हम बोले क्या, उसको चेंजेबल, यानी कि परिवर्तन से संबंधित विज्ञान है ये। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विशिष्ट गुणों से युक्त पदार्थों का अन्य गुणों से युक्त विभिन्न पदार्थों में परिवर्तन होता है। कह रहे हैं केमिकल की रिएक्शंस के द्वारा जो अलग अलग जिनके प्रॉपर्टी होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे मैटर की प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाती है, उनकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में रसायनज्ञ निम्नलिखित तथ्य जानने का प्रयत्न करते हैं बच्चों। वो प्रयत्न कौन कौन से हैं? इस अभिक्रिया में होने की संभावना जो कि ऊष्मागतिकी से निर्धारित की जा सकती है। इस अभिक्रिया में जो केमिकल की रिएक्शन है, इसमें होने की संभावना जो है वो किस अभिक्रिया से निर्धारित, ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स से कंपेयर कर रहे हैं बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स से निर्धारित की जा सकती है। आप जानते हैं कि स्थिर ताप एवं दाब पर, बच्चों ये पता है आपको कि स्थिर ताप और दाब पर जिस अभिक्रिया के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू, कहने का मतलब अगर डेल्टा जी, ये चीज़ें बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। क्या बात है कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। लेकिन अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है बच्चों, डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन जो होगी ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। इसका मतलब अगर डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव है, ये वाली वैल्यूज है, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगी, रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। और डेल्टा जी की नॉन स्पॉन्टेनियस फॉर्म में रिएक्शन होगी, और डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो साम्यावस्था जिसको बोलते हैं, साम्यावस्था की रिएक्शन होगी, रिएक्शन साम्यावस्था में होगी। कहने का मतलब डेल्टा जी अगर लेस देन 0, दैट मीन्स वो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में आएगी। तो वह अभिक्रिया संभाव्य होती है, वो अभिक्रिया पॉसिबल होती है कि रिएक्शन पॉसिबल होगी। यहाँ पे बच्चों ये रिएक्शन पॉसिबल है, संभाव्य है, पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल जिसको बोल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल।
यहाँ पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं, किसी सीमा तक अभिक्रिया होती है। किस सीमा तक अभिक्रिया होती है, इसे केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं बच्चों। इसे बोलते हैं जिस सीमा तक अभिक्रिया होती है, जिस सीमा तक अभिक्रिया किससे निर्धारित करते हैं, रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम जिसको बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम से निर्धारित किया जा सकता है। अब बच्चों इस इक्विलिब्रियम के बारे में देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग अर्थात अभिक्रिया द्वारा साम्यावस्था तक पहुंचने में लगने वाला समय। अभिक्रिया का वेग जो वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी क्या है, ये किसके बारे में बताता है, इसे हम वेग से लिखते हैं। वेग, अभिक्रिया का वेग अर्थात अभिक्रिया द्वारा साम्य अवस्था तक पहुंचने में लगने वाला समय। जैसे रिएक्टेंट है बच्चों, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर किस अवस्था में, साम्य अवस्था में, साम्यावस्था में अगर टी टाइम लगता है पहुंचने में, तो अभिक्रिया का वेग अर्थात अभिक्रिया द्वारा साम्यावस्था तक पहुंचने में लगने वाला समय है। यही पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया में साम्यावस्था तक पहुंचने में रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट के साम्यावस्था तक पहुंच रहा है तो उसमें लगने वाले समय को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से समझने के लिए अभिक्रिया की संभाव्यता, सीमा के साथ साथ इसके वेग, उसको निर्धारित करने वाले कारकों को जानना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। क्या क्या जानना है, इसके वेग के साथ साथ, वेलोसिटी के साथ साथ उसको निर्धारित करने वाले बच्चों कारक कौन कौन से, फैक्टर अफेक्टिंग वेव, वे यहाँ पे इस कारक को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, इसको भी जानना महत्वपूर्ण है। उदाहरणार्थ यहाँ पे कौन कौन से, उदाहरण के लिए क्या बात कर रहे हैं बच्चों, कौन, उदाहरण कौन से प्राचल निर्धारित करते हैं खाद्य पदार्थ कितनी शीघ्र खराब, स्पॉयल होते हैं। ये कौन चीज़ बताता है कि खाद्य, जैसे पैकेट आप लेते हैं, कोई भी खाने वाला मैटर लेते हैं तो उस पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि ये इतने दिनों के बाद खराब हो जाएगा, 6 मंथ है, 4 मंथ है, 9 मंथ है, इस तरह से उसके ऊपर लिखा रहा है फ्रॉम मैन्युफैक्चर डेट। तो वही कह रहे हैं कि उदाहरण के तौर पे कौन से प्राचल निर्धारित, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो बच्चों प्रभावित करते हैं, निर्धारित किए जाते हैं कि खाद्य पदार्थ जो है आपका वो कितना शीघ्र स्पॉइल खराब होगा। दांत भरने के लिए शीघ्र जमने वाले पदार्थ कैसे अविकल्प किए जाते हैं। जो दांत डेंटिस्ट होते हैं बच्चों, वो आपके दांतों के बीच में जो कैविटी डेवलप हो जाती है उसको भरने के लिए कैसे निर्धारित करते हैं, वो विकल्प के रूप में, अविकल्प के रूप में कैसे, अथवा स्वचालित इंजन में ईंधन के दहन की दर कैसे निर्धारित की जाती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर केमिकल काइनेटिक्स या रसायन विज्ञान की उस शाखा द्वारा मिलता है जिसमें अभिक्रिया वेग तथा इसकी अभिक्रिया विधि का अध्ययन किया जा सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे इसे काइनेटिक्स बोलते हैं। कह रहे हैं जिसमें अभिक्रिया का वेग, इसकी क्रियाविधि का अध्ययन, अभिक्रिया का वेग और क्रियाविधि का अध्ययन किया जाए। क्या है बच्चों, 2 चीजें हैं, अभिक्रिया का वेग, ध्यान से सुनिएगा, अभिक्रिया का वेग और क्रियाविधि, अभिक्रिया का वेग और इसका क्रियाविधि का अध्ययन किया जाए। इन दोनों की स्टडी बच्चों, अभिक्रिया का वेग और इसकी क्रियाविधि का अध्ययन, वो क्या कहलाता है, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के काइनेसिस से हुई है। जो काइनेटिक शब्द की बच्चों बलगतिकी जो है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई, काइनेसिस से हुई, जिसका अर्थ होता है गति। तो बच्चों यहाँ पे आप देख लीजिए, काइनेसिस, इसकी मीनिंग, काइनेसिस की मीनिंग, जिसका क्या होता है, वेलोसिटी यानी कि वेग बताते हैं काइनेसिस। ये होता है बच्चों क्या, काइनेसिस, जिसकी मीनिंग वेग होता है। ऊष्मागतिकी केवल अभिक्रिया की संभाव्यता बताती है, अर्थात जबकि रासायनिक बलगतिकी, कह रहे हैं ऊष्मागतिकी केवल अभिक्रिया की संभाव्यता बताती है कि यहाँ पे रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन जो हमारी केमिकल काइनेटिक्स से बच्चों, ये अभिक्रिया की गति बताती है। तो 2 चीज़ है, थर्मोडायनेमिक्स कहा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स बच्चों देखा जाए तो थर्मोडायनेमिक्स क्या बताएगी,
थर्मोडायनेमिक्स हमें बताएगी क्या, बताइए। थर्मोडायनेमिक्स पॉसिबिलिटी बताती है बच्चों, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभाव्यता, ये क्या बोलते हैं, संभाव्यता, ये निर्धारित करती है, इसके बारे में बताती है कि रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन जो केमिकल काइनेटिक्स है बच्चों, यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ये क्या बताती है, ये बताती है वेलोसिटी, अभिक्रिया बल की अभिक्रिया की गति बताती है, ये वेलोसिटी के बारे में हमें बताती है। तो ध्यान दीजिए, आपकी एनसीईआरटी में ही ये चीज़ें साफ साफ लिखी है, मैं आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, एक एक पॉइंट एनसीईआरटी कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, पॉसिबिलिटी, संभाव्यता बताती है कि रिएक्शन होगी कि नहीं। आपसे कोई पूछे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या बताती है अभिक्रिया के बारे में, किसी भी रिएक्शन के बारे में, तो आप बोलोगे कि थर्मोडायनेमिक्स हमें बताती है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, पॉसिबल है या नहीं है। लेकिन जो केमिकल काइनेटिक्स है बच्चों, वो उसकी वेलोसिटी या वेग के बारे में आपको बताएगी कि वेग रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है, रिएक्शन की स्पीड क्या है, किस स्पीड से रिएक्शन जा रही है या किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है। वही कह रहे हैं, उदाहरण ऊष्मागत की आंकड़े दर्शाते हैं कि हीरे का ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु वास्तव में इस परिवर्तन की गति इतनी मंद होती है कि परिवर्तन बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं होता। कह रहे हैं कि ऊष्मागति की तो यह बता देती है बच्चों, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो आपको बता देता है ग्रेफाइट में, हीरे को, जो डायमंड है, डायमंड को ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जा सकता है, ग्रेफाइट में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु वास्तव में बच्चों, लेकिन वास्तव में क्या है, इस परिवर्तन की गति इतनी स्लो होती है, इतनी स्लो होती है, यहाँ पे एक परिवर्तन की गति इतनी स्लो होती है, क्या होता है, इस परिवर्तन की गति इतनी स्लो होती है कि परिवर्तन बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं होता है। अतः अधिकांश लोग समझते हैं कि हीरा सदैव ही हीरा रहता है। ध्यान रखिएगा, बहुत से ज़्यादा लोगों को यह समझ है कि हीरा सदैव ही हीरा रहता है, लेकिन डायमंड को भी ग्रेफाइट में परिवर्तन किया जा सकता है बच्चों। लेकिन ये परिवर्तन की दर जो है, परिवर्तन की गति जो है, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो रहती है। इसलिए लोगों को शायद समझ में आता है कि हीरा सदैव हीरा ही रहता है, अपना स्थान, अपना अस्तित्व नहीं बदल सकता। लेकिन हीरे का भी अस्तित्व किस में चेंज हो सकता है, ग्रेफाइट में बदल सकता है। बलगत की अध्ययन का न केवल रासायनिक अपक्रिया के वेग को निर्धारित करने में मदद करते हैं, अपितु स्थितियों का भी वर्णन करते हैं जिनसे अपक्रिया वेग में परिवर्तन लाया जा सकता है। कुछ कारक जैसे सांद्रता हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया। बच्चों, कुछ कारक, जो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है एंड प्रेशर है, तथा उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, जो अपक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, अपक्रिया के वेग पर प्रभाव डालते हैं, अपक्रिया के वेग को और तेज करते हैं। स्थूल स्तर पर हमारी रुचि पदार्थों की कितनी मात्रा प्रयुक्त अथवा निर्मित हुई है, इनके उपभोग अथवा निर्मित होने की दर में होती है। आणविक स्तर पर अपक्रिया की क्रियाविधि में संघट करने वाले अणुओं के विन्यास तथा ऊर्जा के सम्मिलित करते हुए विचार विमर्श किया जा सकता है। बच्चों, इनके बारे में बताया तो एक चीज़ आप समझने वाली चीज़ है कि अपक्रिया की जो प्रोबेबिलिटी है, अपक्रिया की जो चीज़ें हैं, वो किस बात पर डिपेंड करती हैं, टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती हैं, प्रेशर पे और कैटलिस्ट पे डिपेंड करती हैं। सांद्रता, दाब, ताप और उत्प्रेरक की क्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। और दूसरी चीज़, थर्मोडायनेमिक्स जो है ये पॉसिबिलिटी को बताता है, केमिकल काइनेटिक्स जो है वो वेलोसिटी के लिए होता है, कि जो केमिकल काइनेटिक्स जो है ये रिएक्शन की वेलोसिटी को बताता है। इसके बाद बच्चों, यहाँ पे इस एकक में हम अपक्रिया के औसत एवं तत्कालिक वेग तथा इन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। संगठितवाद, कोलिजन थ्योरी के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी भी इसमें दी गई है, तथा इन सबको समझने के लिए आइए हम पहले अपक्रिया वेग के विषय में समझ लेते हैं। बच्चों, अपक्रिया वेग को जान लेते हैं, कैसे अपक्रिया वेग होता है या अपक्रिया का वेग कैसे दिखाई देता है। तो चलिए बच्चों, यहाँ से हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये जनरल चीज़ है जो मैंने आपको बताया, जनरल इंट्रोडक्शन, जो कि किसका था, केमिकल काइनेटिक्स का। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।